जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और पूरी लगन और ईमानदारी के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। और होली के रंग तो आप सभी लोगों ने देख ही लिए होंगे और अब जरूरत है आप सभी लोगों का अपनी जिंदगी में रंग भरने का। तो वो एक ही तरीके से संभव है कि जब आपके कंधों पर सितारे चमके, और सितारे तब चमकेंगे जब आप अपनी पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस परीक्षा में बैठेंगे और निश्चित रूप से उस परीक्षा को उत्तीर्ण भी करेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। तो चलिए, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का अपनी इस क्लास में, एज इंस्टीट्यूट में, और मैं आपको ले चलता हूं इस सफलता के एक नए चरण की ओर। और अगले प्रैक्टिस सेट के साथ हम इस सफलता को सुनिश्चित करने के लिए कदम और उठाने वाले हैं। तो बिना समय गवाए शुरुआत करने जा रहे हैं हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट की। और ये प्रैक्टिस सेट आपके सामने प्रस्तुत है इस प्रकार से कि आपकी परीक्षा के लिए निश्चित रूप से ये एक उचित कदम होने वाला है। और हम आपके लिए काफी मेहनत के साथ में, काफी लगन के साथ में एक नई अच्छी प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहे हैं कि जहां से कोशिश करते हैं कि मुख्य रूप से आपकी परीक्षा में ही ये प्रश्न सीधे देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। मैं अपने प्रश्न की ओर, पहला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा उपनाम से कौन प्रसिद्ध है। चार विकल्प हैं आपके सामने, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, तो यहाँ पर दिया गया भारतीय आत्मा, तो भारतीय आत्मा के रूप में कौन प्रसिद्ध है ये हमें जानना है। तो भारतीय आत्मा के रूप में जाने जाते हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी को, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी माखनलाल चतुर्वेदी को है ना एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। एक भारतीय आत्मा के रूप में इनको, मतलब उपनाम से इनको जाना, एक भारतीय आत्मा उपनाम से इनको जाना जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। इसके अलावा जो विकल्प हैं, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि उपनाम से जाना जाता है ना, राष्ट्र कवि उपनाम से इनको जाना जाता है, राष्ट्र कवि उपनाम से इनको जाना जाता है। अच्छा, राष्ट्र कवि उपनाम से महात्मा गांधी ने नया उपनाम दिया था 1912 में, 1912 में। 1912 में उन्होंने एक रचना लिखी थी भारत भारती, है ना, भारत भारती। उसके लिए महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि के उपनाम से पुकारा था। अच्छा, साहित्य जगत में इन्हें दद्दा उपनाम से भी जाना जाता है, दद्दा उपनाम से भी इनको जाना जाता है, दद्दा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर अभी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप इनका सही उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए, सुमित्रानंद पंत जो है, सुमित्रानंद पंत को है ना प्रकृति का सुकुमार, है ना, ये काफी पॉपुलर है, प्रकृति का सुकुमार, है ना, प्रकृति का सुकुमार है ना, इस उपनाम से इनको जाना जाता है, प्रकृति का सुकुमार, इस नाम से, उपनाम से इनको जाना है, प्रकृति का सुकुमार। अच्छा, इसके अलावा प्रकृति का चितेरा कवि भी कहते हैं, प्रकृति का चितेरा कवि, प्रकृति का चितेरा कवि उपनाम से भी इनको जाना जाता है, प्रकृति का चितेरा कवि, है ना, चितेरा कवि उपनाम से भी इनको जाना जाता है, चितेरा कवि। ठीक है, चितेरा कवि, थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं मैं, है ना, चितेरा कवि उपनाम से भी इनको जाना जाता है, चितेरा कवि। ठीक है, इसके अलावा देखिए इन्हें चितेरा कवि, इसके अलावा इन्हें साहित्य का शब्द शिल्पी भी कहते हैं ना, छायावाद का शब्द शिल्पी, छायावाद का शब्द शिल्पी उपनाम से भी इनको जाना जाता है, शब्द शिल्पी उपनाम से भी इनको जाना जाता है, शब्द शिल्पी उपनाम से भी इनको जाना जाता है, शब्द शिल्पी। ठीक है, शब्द शिल्पी उपनाम से भी इनको जाना जाता है। अच्छा, इसके अलावा देख रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर भी काफी पॉपुलर कवि रहे हैं। इनकी जो राष्ट्रवादी, है ना, राष्ट्रवादी जो कविताएं हैं, काफी राष्ट्रवादी कविताओं के कारण, इनका देशभक्ति और राष्ट्रवादी कविताओं के कारण, है ना, वीर रस की कविताएं भी इन्होंने लिखी है ना, तो राष्ट्रवादी और वीर रस की कविताओं के कारण इन्हें, है ना, इन्हें क्या कहते हैं ना, वीर रस और राष्ट्रवादी कविताओं के कारण इनको, है ना, वीर रस का कवि भी कहा जाता है ना। इसके अलावा इनको कहते हैं, है ना, राष्ट्र कवि भी इनको कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को भी राष्ट्र कवि कहते हैं, इनकी वीररस और राष्ट्रवादी कविताओं के कारण इनको ये भी कहा जाता है। अच्छा, अधैर्य का कवि भी इनको कहा जाता है, अधैर्य का कवि, अधैर्य का कवि, है ना, अधैर्य का कवि भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और जन कवि के नाम से भी इनको जानते हैं, जन कवि भी इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इन उपनामों से इनको सुशोभित किया जाता है ना। इसके साथ साथ इनको विद्रोही कवि के नाम से भी इनको जाना जाता है, विद्रोही कवि के उपनाम से भी इनको जाना जाता है, विद्रोही कवि के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि या दद्दा के उपनाम से भी जाना जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है, सुमित्रानंद पंत
प्रकृति का सुकुमार या प्रकृति का चितेरा कवि उपनाम से इनको जाना जाता है। अच्छा, इन्हें छायावाद का शब्द शिल्पी भी कहते हैं। सुमित्रानंद पंत को छायावादी का शब्द शिल्पी भी कहते हैं। इसके अलावा रामधारी दिनकर को इनकी राष्ट्रवादी और वीर रस की कविताओं के कारण इन्हें राष्ट्र कवि, अधैर्य का कवि, जन कवि या विद्रोही कवि आदि उपनामों से इनको जाना जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इनका आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने नहीं किया था ना। जो विकल्प दिए गए हैं कृष्णकांत, अच्छा ध्यान रखेंगे नहीं किया गया था, आपसे क्या पूछा जा रहा है, नहीं किया गया था, तो इस बात पर ध्यान रखेंगे कि इनमें से नहीं किया गया था। ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे। कृष्णकांत मालवीय, संपूर्णानंद, गुलाब राय और प्रेमचंद, 4 विकल्प है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर। तो इसका सही विकल्प है गुलाब राय। एक्चुअली क्या है कि गुलाब राय ने इसका संपादन नहीं किया था। ठीक है, अच्छा कृष्णकांत मालवीय ने इसका संपादन शुरू किया था, है ना, 1910 में, नवंबर 1910 में उन्होंने इसका संपादन शुरू किया था। बाद में संपूर्णानंद जी ने भी इसका संपादन किया और जब ये असहयोग आंदोलन के समय जेल गए तो उस समय प्रेमचंद जी ने, मुंशी प्रेमचंद जी ने इसका संपादन किया था। तो कृष्णकांत मालवीय इसके संपादक रहे। ठीक है, संपूर्णानंद जी भी इसके संपादक रहे, इसके अलावा प्रेमचंद भी इसके संपादक रहे हैं। ठीक है, चलिए लेकिन जो गुलाब राय हैं वो इसके संपादक नहीं रहे हैं। यही हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, किस हिंदी साहित्यकार कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है ना। तो यहां भी देखेंगे नहीं प्राप्त हुआ है, बोला गया है। ठीक है, तो प्रश्न की भाषा पर भी ध्यान रखना है कि नहीं पूछा गया है कि मतलब किसको प्राप्त हुआ, ये पूछा गया है। ठीक है, तो विनोद कुमार शुक्ल, अमरकांत, श्रीलाल शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी, है ना। तो ये आपके सामने विकल्प हैं, विनोद कुमार शुक्ल, अमरकांत, श्रीलाल शुक्ल, इसके अलावा रामनेश त्रिपाठी। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, रामनेश त्रिपाठी। इनको कभी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए आइए देखते हैं अन्य विकल्पों को। तो विनोद कुमार शुक्ल को, है ना, विनोद कुमार शुक्ल को 59वां यानी 2024, है ना, 2024, है ना, 2024 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2024 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अमरकांत को और श्रीलाल शुक्ल को, है ना, 45वां संयुक्त रूप से 45वां 2009, है ना, 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी 45वां संयुक्त रूप से अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को 2009 में 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अच्छा, अभी तक रामनेश त्रिपाठी जी को अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है, इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण भी है। चलिए, तो ओज, माधुर्य, प्रसाद या ये सभी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि ये काव्य गुण क्या होते हैं ना। काव्य गुण क्या है, देखिए सबसे पहले है ओज, ना। ओज काव्य गुण जो होता है वो होता है आपका वीर रस के उदाहरणों में, है ना, वीर रस। इसके अलावा जुगुप्सा, ठीक है, जुगुप्सा, ठीक है, जुगुप्सा जो आपका रस है उसके उदाहरणों में भी आपको ओज देखने को मिलता है। इसके अलावा रौद्र, है ना, रौद्र रस के उदाहरण है, इनमें भी आपको ओज जो है वो देखने को मिलता है। माधुर्य जो होता है, माधुर्य आपका श्रृंगार रस, है ना, श्रृंगार तथा करुण, है ना, श्रृंगार तथा करुण रस के जो उदाहरण हैं, करुण रस के जो उदाहरण हैं उनमें आपको माधुर्य का गुण देखने को मिलता है। प्रसाद जो है ये आपको नहीं मिलता है शांत रस के उदाहरणों में। ठीक है, शांत रस के उदाहरणों में प्रसाद का गुण देखने को मिलता है। तो आप समझ गए होंगे आपका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें वीर रस है। कौन सा रस है इसमें, वीर रस है। और वीर रस आपका किस में होता है, ओज, है ना, ओज काव्य गुण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओज जो है इसमें काव्य गुण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भोजराज देव ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सरस्वती कंठाभरणम में कितने शब्दालंकारों की सूची प्रस्तुत की है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा गया है, परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए, तो उन्होंने जो है जो अपना ग्रंथ है इनका सरस्वती कंठाभरण है ना, वो राजदेव का जो ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण, इसमें इन्होंने शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, तीन प्रकार के अलंकारों का यहाँ वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन देता हूं। शब्दालंकार, ठीक है, अर्थालंकार, इसके अलावा उभयालंकार। ठीक है, उभयालंकार, तीनों प्रकार के अलंकारों का उन्होंने वर्णन यहाँ पर किया है। यानी सरस्वती कंठाभरण में शब्दालंकार, उभयालंकार और
तीनों प्रकार के अलंकारों का यहाँ पर वर्णन किया है। तो शब्द अलंकारों की जो संख्या यहाँ पर दी गई है वो दी गई है यहाँ पर 24, ठीक है। इसके अलावा अर्थालंकार जो है उसकी जो संख्या यहाँ पर दी गई है वो भी यहाँ पर कितनी दी गई है, वो भी यहाँ पर दी गई है 24, ठीक है, 24 दी गई है। उभय अलंकार जो है, उभय अलंकारों की संख्या भी 24 प्रस्तुत की गई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो भोज राजदेव का जो सरस्वती कंठावर्णम है इसमें कुल मिलाकर के 72 अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर किया गया, इनका वर्णन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो हमारा आपको आंसर मिल गया होगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ना। इसमें शब्द अलंकार पूछे गए थे, तो शब्द अलंकारों की संख्या यहाँ पर कितनी दी गई है, यहाँ पर 24 दी गई है। तो इस विकल्प का यानी इस प्रश्न का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हीरक सी समीर माला जब पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। इसमें अलंकार बताना है आपको कि हीरक सी समीर माला जब पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। देखिए ऑप्शन है आपके सामने रूपक, उपमा, श्लेष, अनुप्रास, ठीक है। तो रूपक और उपमा, श्लेष, अनुप्रास दिए गए हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि क्या हीरक सी समीर माला जप, ठीक है, हीरक सी समीर माला जप में कौन सा अलंकार होता है। तो हमें पता है कि अगर किसी में सा, सी, से जैसे अगर ये जो वाचक शब्द हैं इनका प्रयोग अगर किया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है, उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इनकी पहचान रहती है कि अगर जो पंक्तियां दी गई हैं उनमें सा, है ना, सी, से, है ना, या जैसे, ठीक है, जैसा, ठीक है, जैसा, जैसे, ऐसे अगर जो वाचक शब्द होते हैं अगर इनका प्रयोग किया जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। वैसे उपमा अलंकार आप जानते हैं, उपमा अलंकार क्या होता है, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, यानी उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है किसी साधारण धर्म के आधार पर। साधारण धर्म का मतलब होता है किसी गुण को प्रदर्शित करते हुए, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हरिपद कोमल कमल से, है ना, हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि यानी भगवान ईश्वर जो है उनके पद यानी उनके चरण जो है वो कैसे कमल के समान कोमल है, ठीक है। तो जो कोमल हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो कोमल क्या होता है, साधारण धर्म होता है, और से प्रयोग कर रहे हैं वो क्या होता है, वाचक शब्द होता है। वाचक शब्द का मतलब सा, सी, से वाचक शब्द होते हैं, ये उपमा अलंकार में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, रूपक अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार में भी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, लेकिन इसमें वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे जिसका उदाहरण होता है चरण कमल बंदो हरिराई, ना, चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूं, तो चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूं। अच्छा, इसमें क्या होता है, उपमेय में यानी रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का अभेद यानी भेद रहित आरोप होता है, यानी पता ही नहीं चलता है ना कि उपमेय कौन है और उपमान कौन है, तो भेद रहित आरोप होता है, तो वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो कि आप काफी प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ये रेशमी जुल्फें शरवती आंखें इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी, है ना। तो रेशमी जुल्फें है ना, तो शरवती आंखें, इनमें जो है वो आपका रूपक अलंकार होता है ना। जुल्फें जो है वो रेशम जैसी नहीं है, रेशम की ही है, तो उसमें भेद रहित आरोप हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार हो जाता है, ठीक है। अच्छा, श्लेष अलंकार में क्या होता है, श्लेष अलंकार जो है इसमें क्या होता है कि इसमें किसी शब्द का एक बार प्रयोग किया जाता है लेकिन प्रसंग वेद से उसके अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। जैसे रहमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, है ना, पानी गए न ऊपरे उबरे मोती मानुस चून, तो उसमें क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण या किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है, तो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर वाचक शब्द सी का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत मित्र पत्रिका के प्रमुख संपादक कौन थे, ना, भारत मित्र पत्रिका के प्रमुख संपादक कौन थे, गोपाल राम गहमरी, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बाल मुकुंद गुप्त जो है वो इसके क्या है, प्रमुख संपादक है, बाल मुकुंद गुप्त इसके प्रमुख संपादक हैं, ठीक है। इसके अलावा अंबिका प्रसाद वाजपेयी है ना, इसके अलावा क्या है, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, ठीक है। अंबिका प्रसाद वाजपेयी जो है इन्होंने 1878 में ये पत्रिका शुरू की थी, 1878 है ना, 1878 में इन्होंने ये पत्रिका शुरू की थी, 1878 है ना, 1878 में ये पत्रिका इन्होंने शुरू की थी, ठीक है, 1878 में, ठीक है। कलकत्ता से, कहां से शुरू की थी, इन्होंने कलकत्ता से ये पत्रिका शुरू की थी, कलकत्ता से,
कलकत्ता से, ठीक है, कलकत्ता से उन्होंने यह पत्रिका शुरू की थी 1878 में। बाल मुकुंद गुप्त और अंबिका प्रसाद वाजपेयी यानी दोनों संयुक्त रूप से इनका संपादन किया था। 1878 से कलकत्ता से इस पत्रिका को शुरू किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बाल मुकुंद गुप्त इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुंह की खाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मुंह की खाना का क्या अर्थ होता है? मुंह से खाना, ठीक है, मुंह से खाना बिल्कुल नहीं। बहुत बातें करना, ये भी सही नहीं। पराजित होना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पराजित होना ये इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। मुंह की खाना मतलब पराजित हो जाना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, त्रुटि पूरक चिन्हों को और किस नाम से जाना जाता है? त्रुटि पूरक चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? त्रुटि पूरक चिन्ह को, ठीक है। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह क्या होते हैं? इस तरीके से हम जो लगाते हैं वो क्या होते हैं? कोष्टक चिन्ह होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या हंस पद है ना, हंस पद क्या होता है? हंस पद जो होता है वो इस तरीके से लगाया जाता है, हंस पद, ठीक है। हंस पद इस तरीके से लगाया जाता है। हम लिखते समय कोई बात भूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरीके का एक हंस पद लगा करके और यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है? त्रुटि पूरक चिन्ह होता है। हंस पद को ही त्रुटि पूरक चिन्ह कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, लोप निर्देश क्या होता है? लोप निर्देश का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी कथन का अगर आप कोई रेफरेंस देते हैं तो क्या करते हैं, लिखने के बाद हम क्या करते हैं, डॉट 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 लगा देते हैं, 3 डॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 डॉट जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके लोप चिन्ह होते हैं। योजक चिन्ह क्या होता है कि जो समान शब्द या विपरीत शब्दों या पुनरावृत्ति को प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो शब्दों के बीच में जो एक डैश लगाते हैं जिसको हाइफन कहा जाता है ना, हाइफन कहते हैं, उसे कहते हैं हम योजक चिन्ह, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं माता पिता, है ना, माता पिता लिखते हैं, ठीक है, माता पिता, तो उसके बीच में लगाते हैं तो, या दिन और रात लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम? दिन और रात, तो उसके बीच में जो हम चिन्ह लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हंस पद जो है उसे हम त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, गजानन में कौन सा समास है ना? गजानन में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययीभाव समास? तो गजानन में कौन सा समास है, ठीक है। तो गजानन का अर्थ क्या होता है? गजानन का अर्थ होता है भगवान श्री गणेश, है ना। गजानन का अर्थ क्या होता है? यानी गज के यानी हाथी के सिर वाला ना, तो हाथी के सिर वाले कौन होते हैं? भगवान गणेश होते हैं। तो गजानन का अर्थ हो जाता है श्री गणेश। और आप जानते हो कि जब किसी शब्द में कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है तो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर होता है बहुव्रीहि समास, है ना। क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है ना, कि जब कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। चलिए आइए विकल्प, अन्य विकल्पों को भी देख लेते हैं थोड़ा इसका विश्लेषण, ठीक है। द्विगु समास जो होता है, द्विगु समास में क्या होता है? जो प्रथम पद होता है वो कैसा होता है? संख्यावाचक होता है। प्रथम पद कैसा होता है? संख्यावाचक होता है। कैसा होता है? संख्यावाचक होता है। जैसे संख्यावाचक में क्या हो सकता है? जैसे हम बोलते हैं त्रिदेव, है ना, क्या बोलते हैं? नवरत्न, है ना। और हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं आपका नवनिधि, है ना। तो इस प्रकार के नवरात्रि, है ना। तो ये जो धारण है वो किसके होते हैं? द्विगु समास के होते हैं। प्रथम पद कैसा होना चाहिए? संख्यावाचक होना चाहिए। अच्छा, द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, है ना, भाई बहन, दिन रात ना, या कोई विपरीतार्थक शब्द भी हो सकते हैं, यानी दोनों पद कैसे होते हैं? इसमें प्रधान होते हैं, ठीक है। बहुव्रीहि समास आपको बताया गया है कि इसमें जो कोई तीसरा अन्य पद होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। जैसे दशानन, रावण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दशानन का क्या होता है? रावण। त्र्यंबकम का अर्थ क्या होता है? भगवान शिव, है ना। तो इस तरीके से जो नया अर्थ प्रकट होता है वो वहां पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। अच्छा, अव्ययीभाव समास में क्या होता है आपका? इसमें अव्यय का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे यावत जीवन, है ना, क्या होता है? यावत जीवन, है ना। यावत जीवन कैसा है? अव्ययीभाव समास है। जीवन भर, इसका अर्थ क्या होता है? जीवन भर, ठीक है। तो इस तरीके से अव्ययीभाव समास। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अभिषेक का संधि विच्छेद क्या है? अभिषेक का संधि विच्छेद क्या है ना। ऑप्शन ए अभिधनषेक, ऑप्शन बी अभिधनषेक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि सही संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है। पहले ऑप्शन में क्या है? ये षटकोण वाला सा दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा फिर उसके बाद में ये आपका संयम है, ठीक है। यहाँ पर एशक और यहाँ पर क्या है? सेक लिखा हुआ है। तो इसमें जो होती है, जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, इसका नियम क्या होता है? ये व्यंजन संधि है, हम देख लेंगे इसमें क्या है? व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि में हम इसका नियम देख लेंगे क्या होता है कि अगर अ छोटा आ या बड़ा आ के बाद, ठीक है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद, इनके अलावा, सॉरी, है ना, छोटा आ या बड़ा आ के अलावा अन्य कोई अगर कोई स्वर है उसके बाद में क्या आता है? स आता है ना। तो वहां पर क्या होता है? जो सा होता है ना, इसके अलावा, यानी इन दोनों को छोड़ करके, जैसे मान लो छोटी ई या बड़ी ई आ जाए, ठीक है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, ठीक है, या इसके अलावा अन्य कोई स्वर यहाँ पर आ सकता है, और उसके बाद में क्या आ जाए? उसके बाद में क्या आना चाहिए? स आना चाहिए। अगर ये जो सड़क वाला सा है अगर ये आ जाता है तो ये सड़क वाला सा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें?
वो षटकोण वाले सा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नियम ये होता है व्यंजन संधि का, यानी स के साथ में, यानी स के साथ छोटा या बड़ा आपको छोड़ करके, छोटा या बड़ा छोड़कर इसके अलावा कोई और स्वर, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, अन्य कोई स्वर आ जाता है, उसके बाद में क्या आता है, अगर सा आता है, सड़क वाला सा आता है, तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, षटकोण वाला सा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, छोटी ई दिख रही है, क्या दिख रही है, छोटी ई, और छोटी ई के बाद में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर सड़क वाला सा दिखाई दे रहा है। तो छोटी ई के बाद में सड़क वाला सा आया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका ये स, है ना, षटकोण वाला सा बन जाएगा। तो इस प्रकार से अभिषेक में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि है, अभिधनषेक, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय हम जानते हैं कि प्रत्यय वो होते हैं जो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ करके, कहां जुड़ करके, पीछे जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है, इसमें लोक धन एक, है ना, इसका अगर हम देखें तो क्या होता है, लोक धन एक दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें प्रत्यय क्या होगा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक जो है, एक प्रत्यय का इसमें किया गया है, लोक ये गलत है, एक भी गलत है और एक भी यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये तो काफी आसान था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है ना, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, जिनका उपयोग कहां किया जाता है, आगे, यानी मूल शब्द के आगे प्रयोग करके नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, वो क्या होते हैं, आपके उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन क्या है, सचेत, यानी सधन चेत, इसमें दिया गया है, हमें क्या ढूंढना है, नहीं है, हमें क्या ढूंढना है कि नहीं है। पराकाष्ठा में पर धन काष्ठा, है, तो यहां पर भी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। मर्मज्ञ, ठीक है, तो मर्मज्ञ में कोई उपसर्ग नहीं है। अच्छा, बदनाम में दिया गया, बदनाम, बद धन नाम ना, बद जो होता है वो कैसा है आपका, उपसर्ग होता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमसे पूछा गया था नहीं, यानी इन तीनों में ए, बी एंड डी तीनों में आपका उपसर्ग है, ऑप्शन सी में कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस वाच्य में सामर्थ्य को सूचित करने के लिए क्रिया के साथ सक का प्रयोग किया जाता है, यानी सामर्थ्य को सूचित करने के लिए, किसको, सामर्थ्य, यानी किसी शक्ति या सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए सक का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सक का मतलब क्या है, जैसे सकना या सकता। ठीक है, क्या अर्थ है यहाँ पर, सकना ना, जैसे मैं किताब पढ़ सकता हूँ, है ना, तुम विद्यालय जा सकते हो, है ना, तो इस प्रकार के वाल कि जो होते हैं इनमें सकना, यानी अपनी सामर्थ्य प्रस्तुत करने के लिए सक का प्रयोग किया जाता है। तो वो इनमें से क्या होता है, देखना है कि कर्तवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, वाच्य होता है या भाववाच्य होता है। ठीक है, तो इसमें सकना, यानी मैं विद्यालय जा सकता हूं, ठीक है, तुम यह कार्य कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो होता है वो किसमें होता है, कर्तवाच्य में होता है, किसमें होता है, कर्तवाच्य में होता है, यहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, कर्तवाच्य में शक्ति का या सामर्थ्य का प्रयोग सकना के अर्थ में किया जा सकता है। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म प्रधान होता है, और भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है। ठीक है, तो ये दोनों विकल्प गलत है, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संभवतः कल परीक्षा परिणाम आ जाएगा, यह किस काल का वाक्य है। संभवतः कल परीक्षा परिणाम आ जाएगा, यह किस काल का वाक्य है। तो यहां देखेंगे सबसे पहले संभवतः, और क्या दिख रहा है, आ जाएगा, तो दोनों बातें दिखाई दे रही है, संभवतः और आ जाएगा। संभवतः का मतलब क्या दिखाता है, संभाव्य, ठीक है, संभावना प्रस्तुत कर रहा है, और आ जाएगा का मतलब दिखाता है भविष्य, क्या दिखाता है, भविष्य। ठीक है, तो हम पहचान पाए होंगे कि यहाँ तो संभाव्य है, संभावना प्रकट कर रहा है, और वहां पर दिखाई आ जाएगा, यानी अभी आया नहीं, कल आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो देखिए भविष्य दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, संभावना। तो हम पहुंच गए होंगे अपने विकल्प पर, संभाव्य भविष्यत काल, क्या होगा यहाँ पर, संभाव्य भविष्यत काल। चलिए आइए अन्य विकल्पों का विश्लेषण करते हैं। संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है, यानी वर्तमान काल में किसी कार्य या क्रिया के होने की संभावना जब व्यक्त की जाती है, तो वहां पर क्या होता है, संभाव्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं हम, शायद वह पढ़ता होगा, है ना, शायद आप परीक्षा की तैयारी करते होंगे, है ना, शायद आप बहुत मेहनत करते हो, है ना, तो इस प्रकार के जो वाक्य हो ना, शायद है ना, करते हो, है ना, तो वो वाले ना, शायद वह आता हो, ठीक है, शायद वह घर जाता हो, है ना, शायद वह अपनी पुस्तक पढ़ता हो, ठीक है, संभवतः वह यह कार्य करता हो। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो संभाव्य वर्तमान काल में आते हैं। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल क्या है ना, संदिग्ध वर्तमान काल क्या है, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है कि भूतकाल यानी कोई घटना हो चुकी है, लेकिन उस घटना के होने में ये क्या है, संदिग्ध है, संदेह है ना, संदेह प्रकट हो रहा है। जैसे शायद ट्रेन छूट गई होगी, शायद बच्चे विद्यालय पहुंच गए होंगे, है ना, पहुंच गए होंगे, यानी गए होंगे, कार्य क्रिया के पूर्ण होने की बात भी की जा रही है, और वहां पर संदेह भी प्रकट किया जा रहा है। ठीक है, निश्चित रूप से पता नहीं होता है। ठीक है, तो गाड़ी छूट चुकी होगी ना, तो वे अपना कार्य कर चुके होंगे
ना, तो इस पर मतलब वे अपना कार्य शायद, है ना, शायद की बात होगी ना, शायद वे अपना कार्य कर चुके होंगे, ठीक है, संभावना प्रकट की जाती है। तो वहां पर क्या संदेह होता है, ठीक है, संदेह क्या होता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, भूतकालिक घटना पर क्या होता है, संदेह प्रकट किया जाता है, ठीक है, तो वहां संदेह प्रकट किया जाता है, तो गाड़ी छूट चुकी होगी, इस प्रकार की बात, ठीक है। सामान्य भविष्य काल में क्या होता है, सामान्य भविष्य काल में जैसे कल हम अपना अगला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ठीक है, बच्चे कल विद्यालय जाएंगे, हाँ, हम अपना पाठ याद करेंगे, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो किसमें आते हैं, सामान्य भविष्य काल में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो संभाव्य भविष्य काल जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है, संभवतः कल परीक्षा परिणाम आ जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रेरणार्थक क्रिया में, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या कर्ता स्वयं कार्य करता है, कर्ता कार्य करने से मना करता है, कर्ता जानबूझकर कार्य में देरी करता है, या कर्ता दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो हम जानते हैं प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, कर्ता कोई कार्य स्वयं न करके बल्कि अन्य किसी और से काम करवाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कर्ता दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि ऑप्शन सी, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए आर इनकरेक्ट, ये सही नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपका ये, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है ना, कौन सा विशेषण है, आसमानी, इच्छा, अनुशासन या आकाश, है ना। तो आपने गाना तो सुना ही होगा, बड़ा शानदार गाना है ना, हीर आसमानी मेरी हीर आसमानी, है ना। तो हीर कैसी है, आसमानी है ना, हीर कैसी है, आसमानी, यानी आसमान की विशेषता है कि वह आसमानी है ना। तो हम समझ पा रहे होंगे कि आसमानी इज द करेक्ट आंसर। इसमें विशेषण शब्द क्या है, आसमानी विशेषण शब्द है, ठीक है। इच्छा, अनुशासन, आकाश और जो दिया गया है ये क्या है, ये सभी क्या है, ये क्रियाएं, वो क्या है, संज्ञाएं, ठीक है। आपकी इच्छा और अनुशासन भाववाचक संज्ञा है, और आकाश जो है वो कैसी है, जातिवाचक संज्ञा है। आसमानी जो है यहाँ पर क्या है, विशेषण है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है ना, किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है, मैं स्वयं जाऊंगा, ये आपकी पुस्तक है, ये आपकी पुस्तक है, कोई आया है, तुम क्या पढ़ रहे हो, है ना, तुम क्या पढ़ रहे हो ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, और इनमें से हमें बताना है कि इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। देखिए मैं स्वयं जाऊंगा, तो स्वयं जो होता है वो किसको, निजता प्रकट करता है, किसको प्रकट करता है, निजता, तो यानी यहाँ पर तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम। चलिए निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अगला देखिए, ये आपकी पुस्तक है, ये आपकी पुस्तक है, तो यहां पर जो है ये आपका क्या करता है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये है, वह, ये, वे क्या होते हैं, आपके निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, संकेतवाचक भी कहते हैं, तो इनको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये आपकी पुस्तक है, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ लिखा होता है यह पुस्तक आपकी है, क्या लिखा होता है, यह पुस्तक आपकी है, तो यहाँ पर ये सर्वनाम ना होकर क्या बन जाता, विशेषण बन जाता, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या बन जाता, विशेषण बन जाता। चलिए अगला देखेंगे, कोई आया है, तो यहाँ पर कोई जो है वो क्या है, अनिश्चयवाचक है, कैसा है, अनिश्चयवाचक है, कैसा है, अनिश्चयवाचक है, ठीक है, कैसा है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, ठीक है। चलिए अनिश्चयवाचक है। तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, इसमें कैसा है, प्रश्नवाचक है, ठीक है, कैसा है, प्रश्नवाचक है। चलिए तो इस तरीके से हमने इनको ऑप्शन को देखा, ये प्रश्नवाचक है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये आपकी पुस्तक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डाकुओं का गिरोह जा रहा है, इस वाक्य में गिरोह क्या है, डाकुओं का गिरोह जा रहा है, इस वाक्य में गिरोह क्या है, यानी गिरोह जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है, क्या है। देखिए भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो हम जानते हैं भाववाचक संज्ञाएं क्या होती है, वे संज्ञाएं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जैसे हंसना, रोना, है ना, या मतलब प्रेम, है ना, गुस्सा, है ना, इस प्रकार की जो घृणा, है ना, इस प्रकार के जो भाव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हंसना, रोना, खिलना, ये जो क्रियाएं होती है, भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या है ना, प्रेम, क्रोध, घृणा, है ना, अनुशासन, इच्छा, ये सभी क्या है, आपकी भाववाचक संज्ञाएं होती है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होती है, वे संज्ञाएं जो किसी पूरे जाति या वर्ग का बोध कराती है, जैसे लड़का, लड़की, आदमी, पुरुष, स्त्री, कुर्सी, मेज, है ना, घड़ी, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध कराती है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, आगरा, दिल्ली, कानपुर, है ना, इस प्रकार से जो संज्ञाएं होती है वो क्या होती है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक संज्ञाएं भी संज्ञाएं होती है जो पूरे समूह का बोध कराती है, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा क्या हो सकती है, जैसे यहाँ पर दिया गया गिरोह, है ना, गिरोह क्या है, आपका समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अच्छा और क्या हो सकती है, जैसे कक्षा, है ना, कक्षा क्या होता है,
समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे हो सकता है सेना, है ना, सेना क्या होता है आपका, समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, टीम, है ना, टीम क्या है आपका, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है आपका, परिवार, परिवार क्या है आपका, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है आपके समूहवाचक संज्ञा। झुंड, झुंड कैसा होता है, झुंड भी कैसा है ना, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए, तो ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा होती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। गिरोह कैसा है, समूहवाचक संज्ञा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ने विभक्ति का प्रयोग किस कारक में नहीं होता है ना, ने विभक्ति, है ना, ने विभक्ति का प्रयोग किस कारक में नहीं होता। ऑप्शन ए है अप्रत्ययकर्ता कारक, ऑप्शन बी संप्रत्ययकर्ता कारक, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों में, ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों में नहीं, यानी बिल्कुल दोनों में ही नहीं। ठीक है, तो जैसे कि क्या लिया हुआ है, ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ने विभक्ति का जो है वो प्रयोग किया जाता है किसमें, अप्रत्ययकर्ता कारक में। ठीक है, अप्रत्ययकर्ता कारक में। अच्छा कैसे, यानी कोई भी जैसे क्या है कि राम पुस्तक पढ़ता है, हमने एक उदाहरण बोला, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम में तो नहीं आया, लेकिन जब इसी काल को, तो ये कैसा हुआ, ये हुआ सप्रत्ययकर्ता कारक। ठीक है, सप्रत्ययकर्ता कारक। अच्छा सप्रत्यय यहां दिया गया, देखिए किस कारक में नहीं होता है, तो ध्यान रखें अप्रत्यय में नहीं होता है। तो जो हमने बोला राम खाना खाता है, ये कैसा है, अप्रत्ययकर्ता कारक है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के कारक की जरूरत नहीं है। ठीक है, राम खाना खाता है, कोई कारक की जरूरत नहीं है। अच्छा अगर हम इसी वाक्य को भूतकाल में बोले ना, भूतकाल में बोले, जैसे राम ने खाना खाया, तो राम ने, तो उसके बाद में न से जो आ रहा है वो क्या है आपका, कारक चिन्ह है, और इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं सप्रत्ययकर्ता कारक, यानी इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है ना, सप्रत्ययकर्ता कारक, ने का जो प्रयोग किया गया है, तुमने यह कार्य किया। ठीक है, तुमने पुस्तक पढ़ी, राम ने रावण को मारा, तो ने जो आ रहा है यानी यहां पर सप्रत्ययकर्ता कारक है, यानी इसके साथ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्रश्न जो था हमारा, प्रश्न में पूछा गया था कि नहीं होता है, तो नहीं किसके साथ होगा, अप्रत्ययकर्ता कारक के साथ में ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो आज हमने इस प्रैक्टिस सेट में 20 जो है 20 प्रश्नों की श्रृंखला को हमने हल किया है, 20 प्रश्नों को हल किया है बड़े शानदार तरीके से। बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके लिए यहाँ पर रखे गए हैं, जो काफी परीक्षाओं में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी परीक्षा की तैयारी बनाई रखिए। अगली इसी कड़ी में हम लेकर आएंगे 20 और प्रश्न, यानी प्रैक्टिस सेट 3 का सेकंड पार्ट जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है, और उसमें भी बड़े शानदार प्रश्न हम आपके लिए रखने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, अपना समर्थन बनाए रखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।